नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम आज नया टॉपिक लेकर आए। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर दी हम लोगों ने। इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्स आएंगे वहाँ पर ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ज्योग्राफी में पूरी डीपली पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम पूरा का पूरा शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जहाँ से ज्योग्राफी की हमारी स्टार्टिंग होती है, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कौन कौन सी चट्टानें थी, कौन कौन से युग थे, कौन कौन से सेल थे। तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। तो ये सिविल सर्विस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ से आप मेंस में भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो हम आर्के युग खत्म कर चुके हैं, हम लोग धारवाड़ युग खत्म कर चुके हैं कि किस प्रकार से वहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ। हमने कुड़प्पा के बारे में पढ़ लिया है, पुराना युग की जो चट्टानें हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि पुराने युग में क्या क्या खासियत थी, कौन किस प्रकार के पत्थर थे वहां पर, और उन चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले विंध्याचल, जो विंध्य तंत्र है, जिस विंध्य तंत्र के नाम पर ही विंध्याचल पर्वत के नाम पर ही इसका नाम विंध्य तंत्र पड़ा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और इसका जो भूभाग है वो कहाँ पर पाया जाता है और क्यों ये प्रसिद्ध है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। और ये जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं सिविल सर्विस के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, जितने भी मतलब हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, बाकी अदर भी कहीं पर भी जो पीसीएस वगैरह में चीजें पूछी जाती हैं वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा प्रयास रहेगा अच्छा बढ़िया समझाने का। तो आगे बढ़ते हैं। तो विंध्य तंत्र कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे। तो जो नामकरण इसका हुआ है, नामकरण किस प्रकार से हुआ है, तो नामकरण आपका विंध्याचल पर्वत से हुआ है। किससे हुआ है, विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। किसके नाम पर हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये जो पर्वत जो है, जो विंध्याचल क्षेत्र है, ये क्यों प्रमुख है। तो एक चीज हमें देखने वाली है कि अगर हम मैप बनाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान रखना मैप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हम लोग मैप तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखना है कि हर बार हमें मैप बनाना है और रेगुलर हम मैप बनाएंगे तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो विंध्य क्षेत्र ये है। अब ये वाला क्षेत्र जो आता है हमारा विंध्याचल क्षेत्र आता है। कहाँ से ये आपका जो अरावली की पहाड़ियां हैं, तो अरावली की पहाड़ियां अगर ले लेते हैं हम, तो अरावली की पहाड़ियों से अलग जो करता है। दूसरा क्या है हमारा कि जो गंगा का मैदान है, गंगा का जो मैदान है, गंगा हमारे ऊपर से निकलती हुई बहती हुई यहाँ पर बह जाती है। तो ये जो हमारी गंगा है, ठीक है, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को जो दक्षिण का पठार है, जो पठारी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, तो गंगा के मैदान और पठारी क्षेत्र के बीच में जो आपकी पड़ती है, ये पड़ती है आपकी विंध्याचल रेंज। कौन सी पड़ती है, विंध्याचल क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल तंत्र वगैरह आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपका विंध्याचल क्षेत्र है, इस चीज ध्यान रखना है कि तो विंध्याचल क्षेत्र जो है किसको अलग करता है, तो ये आपके गंगा के जो मैदान है, किसके हैं, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजक रेखा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो कि गंगा के मैदान और दक्कन का जो पठार है उसके बीच जो विभाजक रेखा काम करता है वो कौन करता है, तो ये हमारा करता है विंध्याचल पर्वत करता है, विंध्य तंत्र करता है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के चित्तौड़, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका है 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या देख लेते हैं कि जो विंध्याचल तंत्र है, तो विंध्याचल तंत्र में किस प्रकार से इसका निर्माण होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि विंध्याचल क्षेत्र जो है ना, गंगा के मैदान को किससे अलग करता है, पठारी क्षेत्र। जो हमारा पठारी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, तो उसके बीच में विभाजक रेखा का काम कौन करता है, तो विंध्याचल का पठार ये विभाजक रेखा का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, तो वो विंध्याचल क्षेत्र जो है किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जो निक्षेप है, अवसाद वगैरह है, तो अवसाद भी बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि गंगा के मैदान, तो यहाँ पर अवसादों की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है गंगा के मैदान की वजह से। क्योंकि गंगा जो होती है ना, गंगा ऊंचाई क्षेत्र से लाकर अवसादों को कहां पर इकट्ठा कर देती है, ये जो हुगली का जो बेसिन है यहाँ पर। तो औसतन अगर हम देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है हमारा, जो हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये पश्चिम क्षेत्र है। तो पश्चिम क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की जो तुलना में जो गंगा की ऊंचाई है वो ज्यादा है। तो गंगा की ऊंचाई कहां पर, पूर्वी क्षेत्र पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से लाया गया अवसाद यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। कहाँ, जहां पर गंगा बंगाल की नदी में जो बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो वो जो मुहाना है, हुगली का जो मुहाना कह सकते हैं हम, तो हुगली का मुहाना पीछे जो गंगा है, जो पश्चिमी गंगा है, उसकी तुलना में ये काफी ऊंचा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो विंध्याचल
तंत्र है ये आपको गंगा के मैदान को और दक्षिण प्रायद्वीप को अलग करता है। अब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि जो प्रायद्वीप जो हमारा विंध्याचल तंत्र है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपके राजस्थान के चित्तौड़ से, ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के चित्तौड़ से, तो चित्तौड़ से लेकर आपका बिहार के सासाराम तक, तो बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। और कितना इसका क्षेत्रफल है, तो आप कह सकते हैं 1,36,1,36,100, ठीक है। तो 103 जो 1,36,1 किलोमीटर जो है आपका, ये इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि विंध्याचल क्षेत्र की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में भाजक का काम करता है, गंगा के मैदान और पठारी क्षेत्र के बीच में करता है। चलिए आगे देखते हैं इसका। तो मैप बनाते रहना, मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ज्योग्राफी आपकी समझ में आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसी को लेकर कि अब इसमें क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अवसाद निक्षेपों की बहुलता है, ठीक है। अब अवसाद जो इकट्ठा होता है उसकी जो ऊंचाई है वो 400 मीटर से भी अधिक है, 400 मीटर से अधिक है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आता है कि कोलप्पा तंत्र में या धारवाड़ तंत्र में या आपका जो आर्कियन तंत्र है, तो इन सब में सबसे ज्यादा जो अवसादों के निक्षेपों की जो निक्षेप है तो बहुलता किसमें पाई जाती है, तो निक्षेपों की जो बहुलता है वो विंध्य तंत्र में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो गंगा का मैदान, मैंने बता चुका हूँ कि गंगा के मैदान से आए हुए निक्षेप यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ये ऊंचा क्षेत्र कर देते हैं। तो मिट्टी ऊपर से आती है, बार बार इकट्ठी होती रहती है, जिससे क्या होता है कि ये क्षेत्र बार बार ऊंचा हो जाता है। और कहीं कहीं पर तो ये 400 मीटर से भी अधिक है। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अवसादों की जो निक्षेप है उसकी बहुलता कौन से तंत्र में पाई जाती है, तो ये आपका विंध्याचल तंत्र ही है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसको हम ग्रेट बाउंड्री जीबीएफ भी बोलते हैं, ये इसका काम क्या करते हैं, ये विंध्य पर्वत जो है आपका, विंध्य पर्वत को अरावली पर्वत से लगभग 800 किलोमीटर तक अलग करता है। अब लिख लिख के समझाना थोड़ा सा सही रहता है क्योंकि जल्दी समझ में आ जाता है। अब वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में पूछते हैं। अब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो व्हाट इज ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो इसमें एक चीज समझना कि ये जो विंध्याचल तंत्र है, मैंने बताया विंध्याचल जो पर्वत है ये आपका चित्तौड़ तक है, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। तो यहाँ पर एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसको हम जीबीएफ बोलते हैं, तो ये जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो होता है वो आपको अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत है उसको अलग करता है, किससे, विंध्याचल पर्वत से। लगभग इसका जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर तक क्या करते हैं, 800 किलोमीटर तक ये लंबाई क्या करता है, इसको अलग करता है, किसको, अरावली पर्वत को और विंध्याचल पर्वत को। इन दोनों को जो अलग करने का काम करता है वो कौन करता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसे हम बोलते हैं जीबीएफ बोलते हैं। तो ये आपको 800 किलोमीटर तक अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत को अलग करता है। दूसरा क्या है कि अरावली पर्वत जो है ना गंगा के मैदान और प्रदीप पठार को अलग करता है, ठीक है। और जो निक्षेप होते हैं विंध्य तंत्र में ये सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर निक्षेपों की जो ऊंचाई होती है वो 400 मीटर से भी अधिक होती है, क्योंकि गंगा ऊपर से लाकर अवसाद को जमा कर देती है। हुगली के मुहाने पर ये अवसाद बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि पूर्वी क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, अगला देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आगे हम बात करते हैं अब इस तंत्र में क्या क्या पाया जाता है, तो हम बात करते हैं इस तंत्र में लाल बालू पत्थर, लाल बालू का पत्थर होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है लाल बालू का पत्थर। अब भवन निर्माण सामग्री होती है, भवन निर्माण सामग्री, ठीक है। सजावटी पत्थर मिलते हैं, सजावटी पत्थर वगैरह मिलते हैं। भवन निर्माण सामग्री जिससे घर बनते हैं, घर बनने वाली सामग्री वो भी यहाँ पर मिलती है। सजावटी पत्थर मिलते हैं जिससे जो घरों में लगाए जाते हैं। आगे आपका हीरा युक्त, हीरा युक्त जो लौह अयस्क है वो मिलते हैं। सीमेंट इन चट्टानों से मिलता है, सीमेंट भी चट्टानों से मिलता है। आगे हम बात करते हैं ग्लास वगैरह भी यहाँ से मिलता है। रसायन उद्योग, रसायन जो उद्योग है कि जो कच्चा माल वो भी यहाँ पर मिलता है। रसायन उद्योग संबंधित जो भी कच्चा माल होता है वो भी यहाँ मिलता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे कि विंध्याचल तंत्र में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हमें मिलती है, वो आपकी लाल बालू का पत्थर जो होता है वो मिलता है यहाँ पर, ठीक है। भवन निर्माण सामग्री है जिससे भवनों में लगाई जाती है, उसकी साज सजावट बढ़ाने के लिए जो सामग्री लगाई जाती है वो यहाँ पर मिलता है। सजावटी पत्थर यहाँ पर लगाए मिलते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं बाकायदा,
टाइल्स वगैरह जो भी यूज करते हैं, ठीक है। हीरा युक्त लौह ऐसे मिलते हैं यहाँ पर। हीरे की अधिकता भी इसी तंत्र में है। सीमेंट का उत्पादन भी इसी तंत्र से किया जाता है। ग्लास वगैरह और रसायन उद्योग के जो आपके कच्चा माल है वो भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कौन सा, विंध्याचल तंत्र। अब विंध्याचल तंत्र के जो पत्थर है उनसे बने हुए कुछ निर्माण भवन है, तो उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से एग्जाम में आ जाता है कि ये किस तंत्र से बने हुए हैं, कौन से पत्थर से बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीजें जो है आपके विंध्याचल तंत्र के पत्थरों से बनी हुई है, तो अब इसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो विंध्याचल क्षेत्र के जो पत्थर है उनसे कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया गया है। तो एक सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेंगे कि पन्ना जो प्रसिद्ध है, पन्ना और गोलकुंडा। ध्यान रखना, पन्ना और गोलकुंडा की जो हीरे की खानें हैं, हीरे की खानें वो इसी क्षेत्र तंत्र में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? इसी तंत्र में पाई जाती हैं, तंत्र में पाई जाती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पन्ना हो गया और गोलकुंडा हो गया, उसमें वहां पर क्या होता है कि हीरे की खाने, पन्ना की तो बहुत प्रसिद्ध है, अभी भी वहां पर हीरा निकलता है। गोलकुंडा की खान भी बहुत प्रसिद्ध है आपका, जैसे जो कोहिनूर हीरा वगैरह था वहीं से निकला था। तो ये खाने भी किस तंत्र में ही पाई जाती है? ये आपकी विंध्याचल तंत्र में ही पाई जाती है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि दोनों के दोनों जो प्रसिद्ध है हीरो खाने किस तंत्र में पाई जाती है। एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन से तंत्र में खाने पाई जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इससे बनी हुई है। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐतिहासिक चीजों में अगर बात करें तो कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा, ये याद कर लेना, हुमायूं का मकबरा। कुतुब मीनार हो गया आपका, हुमायूं का मकबरा हो गया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी आपका हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। आगरा का किला हो गया, आगरा किला कोई घूमने गया होगा बताना, उसमें वहां पर लाल ही पत्थर लगा हुआ है। और आगरा का किला जो बना हुआ है ये विंध्याचल के लाल बलुआ पत्थर से, विंध्याचल से उठा के लाल बलुआ पत्थर कहाँ ले जाया गया था? आगरा, वहां पर बना था। हुमायूं का मकबरा है वो भी बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी विंध्याचल तंत्र के लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण भी हुआ था। आगे देखते हैं हम जामा मस्जिद की अगर बात करते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण इसी से हुआ है। दिल्ली का बिरला मंदिर जो है उसका निर्माण भी इसी से ही हुआ है। आगे हम बात करें अगर, तो सांची का बौद्ध स्तूप, ठीक है। तो बहुत सारी जो ऐतिहासिक चीजें हैं जो एग्जाम में काफी डायरेक्ट पूछ देते हैं, तो इनका निर्माण यहाँ पर विंध्याचल तंत्र के पत्थर से ही किया गया है। तो उसको हम ध्यान रखेंगे किसका निर्माण हुआ है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किससे हुआ है? यहाँ के लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी यहाँ के लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। फतेहपुर सीकरी का अगर हम बात करते हैं तो उसका निर्माण भी यही के पत्थर से हुआ है। आगरा का किला जो बना हुआ है, जो ताजमहल से पहले ही पड़ता है, अगर हम इधर जाते हैं तो वो भी किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी से हुआ है। दिल्ली का जो बिरला मंदिर है उसका निर्माण भी विंध्याचल के जो लाल बलुआ पत्थर है उससे हुआ है। सांची का बौद्ध स्तूप भी विंध्याचल के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक स्थल है जो एग्जाम में आ जाते हैं कि इनका निर्माण के बारे में पूछ देते हैं, क्योंकि इस कला और संस्कृति जो आर्किटेक्चर से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहाँ से वो क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो ध्यान रखेंगे विंध्याचल तंत्र क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि बढ़ा देते हैं। तो बस ऐसे डेली पढ़ना है, डेली पढ़ेंगे, डेली खत्म कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विंध्याचल तंत्र की प्रमुख श्रेणियों के बारे में। अब अगर हम श्रेणियों के बारे में देखें तो हर एक पर्वत में अलग अलग श्रेणियां होती है। तो विंध्याचल जो पर्वत है हमारा, तो विंध्याचल पर्वत में कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो विंध्याचल जो हमारा तंत्र है उसमें कौन कौन सी श्रेणी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने वाले। तो विंध्याचल तंत्र की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें जो पहली श्रेणी आ जाती है उसका नाम है आपका भेंडर श्रेणी। कौन सी है? भेंडर श्रेणी। अब भेंडर श्रेणी क्यों प्रमुख है? तो विंध्याचल के पश्चिम भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो विंध्याचल के पश्चिम भाग में। पहला पॉइंट है कि विंध्याचल क्षेत्र कहां पर है, तो हम अगर यहाँ पर देख ले तो ये आपका जो है ना, ये पूरा विंध्याचल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है ऐसे बना लेते हैं हम लोग मैप से, क्योंकि मैप से हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। तो विंध्याचल क्षेत्र के जो आपका मैप में इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो पश्चिम भाग है, ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी कौन सी पाई जाती है? जो भेंडर श्रेणी है ये पाई जाती है, ठीक है, भेंडर श्रेणी। तो यहाँ पर अब इस श्रेणी की खासियत क्या है? ठीक है, अब इसकी खासियतें क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि अच्छे किस्म की भवन निर्माण चट्टानें।
अगर आपको भवन का निर्माण करना है, सजावटी चट्टानें लगानी है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। भेंटर श्रेणी में बहुत अच्छे प्रकार की भवन जो निर्माण है उसके किस्म भवन, ठीक है, अच्छे किस्म की, ठीक है, ये क्या बना हुआ है, अच्छे किस्म की भवन निर्माण चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम देखते हैं तो हीरा यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य जो रत्न है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भेंटर श्रेणी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अच्छे किस्म की जो भवन निर्माण सामग्री है वो यहाँ पाई जाती है। दूसरा क्या है कि हीरा बहुत ज्यादा पाया जाता है, और बहुमूल्य जो रत्न है वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो विंध्याचल क्षेत्र की भेंटर श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल के पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। आगे अगर बात करते हैं दूसरी श्रेणी के बारे में, दूसरी श्रेणी है आपकी बिजवार श्रेणी, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डिटेल में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो बिजवार श्रेणी में क्या है, तो ये एमपी के छतरपुर में, छतरपुर और पन्ना जिले में, ठीक, कहां पड़ती है? छतरपुर और पन्ना जिले के बीच में ये श्रेणी पड़ती है। अब इसमें क्या है कि इसमें बेसाल्ट का अंतर्वेदन पाया जाता है। किसका पाया जाता है? बेसाल्ट का अंतर्वेदन, ठीक है, बेसाल्ट का अंतर्वेदन पाया जाता है जिसमें हीरे निकलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बिजवार श्रेणी है इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलते हैं? हीरे निकलते हैं। तो क्या पाया जाता है यहाँ पर? बेसाल्ट का अंतर्वेदन पाया जाता है, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या निकलते हैं? यहाँ पर हीरे निकलते हैं। तो ये जो है आपकी बिजवार श्रेणी है, ये कहाँ है? तो ये आपके छतरपुर पन्ना की अगर हम बात कर लेते हैं तो पन्ना ये वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र जो है ना, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो ये वाली जो है ये बिजवार श्रेणी कौन सी है? बिजवार श्रेणी। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, बिजवार श्रेणी की। आगे हम बात करते हैं एक और श्रेणी पाई जाती है विंध्याचल तंत्र में, तो वो कौन सी है? ये आपकी आ जाएगी कैमूर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी? ये है आपकी कैमूर। तो कैमूर के बारे में हम देख लेंगे। तो कैमूर श्रेणी, अब कैमूर श्रेणी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कैमूर जो ना बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी, ये बीच में जो बची हुई है ये हमारी कैमूर श्रेणी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कैमूर श्रेणी कितने प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है? तीन प्रमुख श्रेणियां पाई जाती है, भेंडार श्रेणी, बिजवार श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ठीक है। तो कैमूर श्रेणी कहां पाई जाती है? ये आपकी बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में पाई जाती है। अब लाल बलुआ, यहाँ पर क्या होता है कैमूर में कि यही जो श्रेणी है यहीं पर ही लाल बलुआ पत्थर जो होता है ना, लाल बलुआ पत्थर, ये पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसी चीज में रखेंगे। तो लाल बलुआ पत्थर जिससे बहुत सारी ऐतिहासिक चीजों का निर्माण हुआ है, आगरा का किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे जामा मस्जिद हो, इन सब चीजों का, हुमायूं का मकबरा हो, इन सब का निर्माण जो हुआ है ना वो कैमूर श्रेणी के ही लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इनको ले जाया गया था वहां पर, तभी बने थे ये। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं। तो प्रमुखतः 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं? तो प्रमुखतः 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। भेंडार श्रेणी है आपकी, बिजवार श्रेणी है, दूसरी आपकी कैमूर श्रेणी है। इनकी हमने खूबियां पढ़ ली, इनकी खासियत पढ़ ली। बाकी विंध्याचल तंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम जल्दी से पूरी ज्योग्राफी खत्म करेंगे। इसको पढ़ते रहो, लगातार रिवीजन करो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। अच्छे लिखने बहुत है। जय हिंद। तो ध्यान रखो, इसको समझ लो, ठीक है।